हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूपी ट्रिपल एससी मुखिया सेविका से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट या डिटेल कह लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस और कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम ऑब्जेक्शन से रिलेटेड हमें कुछ डाउट्स हैं, उन्हें क्लियर कर दीजिए। हुआ क्या है गाइस, ऑब्जेक्शन आप सभी को करना है, चैलेंज करना है कुछ क्वेश्चंस को, बट जो आपका फॉर्म है ऑब्जेक्शन करने के लिए उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स मांगी गई हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे कि उन जो पूछा गया है उन सारे ब्लैंक्स में आपको क्या फिल करना चाहिए, मतलब किस तरीके से आपको सारी डिटेल्स अपने चैलेंज करने के लिए फिल करनी है। तो उन्हें इसका आइडिया नहीं था, इसको लेकर के मैं यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको देने वाली हूँ और काफ़ी मेहनत करी है इसको अरेंज करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, जो भी स्टूडेंट चैलेंज करना चाहते हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। सो गाइज, जब आप मेन वेबसाइट पर जाने के बाद यूपी ट्रिपल एससी की मेन वेबसाइट पर जब आप चैलेंज करने के लिए जाएंगे और अपना रोल नंबर वगैरह फिल कर देंगे, एनरोलमेंट नंबर जो भी उसमें मांगा गया है, उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारी डिटेल्स फिल करने के लिए कही गई हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसी चीज़ में कन्फ्यूज थे। यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है, आपने क्वेश्चन सिलेक्ट करा और उसमें सबसे पहली चीज़ आपसे मांगी जाती है, प्लीज़ एंटर रीज़न फॉर ऑब्जेक्शन। मतलब आप क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं, इसका आपको रीज़न देना है। तो इसमें पूरी डिटेल्स देखिए मैंने फिल करी है, आपको इसी तरीके से टाइप करना है। मतलब ये मेरा पूरा फिल नहीं हो पाया है, बट आपको इस तरीके से टाइप करना है कि ये पूरा फिल हो पाए। और इसमें मैंने क्या क्या फिल करा है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं, अगर आप इस तरीके से ऑब्जेक्शन या चैलेंज करते हैं तो काफ़ी चांसेस रहेंगे कि आपका आंसर को एक्सेप्ट करा जाए। और इसी तरीके से आप डिटेल्स देते हैं तो आयोग को भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी और वो आपके आंसर को ईजिली चेक कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड चीज़ आपसे पूछी गई है, रेफरेंस के अंदर एक पॉइंट दिए गए हैं, ऑथेंटिक या ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, और नेक्स्ट है आपका बुक टाइटल या फिर वेबसाइट का लिंक आपसे मांगा गया है, और फिर आपका ऑथर का नेम और इसमें एडिशन मांगा गया है। सो गाइस, इन डिटेल्स के लिए आपको क्या करना है, देखिए जो आपकी ऑथेंटिक यहाँ पर या ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मांगा है, उसमें अगर आपने कोई बुक को रेफरेंस करा है तो बुक को रेफरेंस के लिए, तो अगर आपके आंसर का प्रूफ किसी वेबसाइट से आपने लिया है, किसी ऑनलाइन वेबसाइट से लिया है, मान लीजिए आपने किसी भी वेबसाइट से, गवर्नमेंट की WHO की वेबसाइट है या यूनिसेफ की वेबसाइट है, तो वहाँ से ऊपर लिंक होता है, उसको आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर जो आंसर का रेफरेंस लिया है, ये क्वेश्चन कौन सा है, एक स्टूडेंट का ही क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने कहा था मैम मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए मैं किस तरीके से ऑब्जेक्शन डालूँ इसमें। तो ये क्वेश्चन था आपका जो जॉइंट फैमिली और जो एक्सटेंडेड फैमिली वाला क्वेश्चन था कि 3 एकल परिवार एक साथ रह रहे हैं, तो इसमें कौन सा आंसर होगा। तो गाइज, आपको परेशान नहीं होना है, इसमें दोनों ही आपके एक्सटेंडेड और जॉइंट दोनों आंसर माने जा सकते हैं जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। फिलहाल जॉइंट दिया गया है और इसको एक्सटेंडेड प्रूफ करने के लिए यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स दी हैं। उसी तरीके से अगर आपको भी ये क्वेश्चन चैलेंज करना है तो आप भी अपनी डिटेल्स सेम ऐसे ही फिल कर सकते हैं। और ये लिंक अगर आप चाहेंगे तो मैंने यहाँ पर जो लिंक पेस्ट किया है, मेरे पास कोई बुक नहीं थी इसकी, स्टूडेंट ने मुझे PDF सेंड करी थी ये ऑफिशियल वेबसाइट से जो एनसीईआरटी की। देखिए, अगर आपके पास बुक्स नहीं है ना गाइज, तो आपको एनसीईआरटी की अगर बुक चाहिए तो आप गूगल पर एनसीईआरटी की वेबसाइट खोलिए, आपको कुछ नहीं डालना है, ncert.com आप डाल दीजिए या सिंपली एनसीईआरटी बुक्स डाल दीजिए। वहाँ पर आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा जिसमें आपको जिस भी क्लास की बुक डाउनलोड करनी है, PDF डाउनलोड करनी है, वो क्लास सेलेक्ट करिए, बुक का नेम सेलेक्ट करिए और सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, आपके सामने सारी बुक्स ओपन हो जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहीं का ये मैंने लिंक यहाँ पर पेस्ट करा है, ऑथेंटिक या ऑफिशियल वेबसाइट करके ये लिंक दिया है, यहाँ पर मैंने उस वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर बुक में से रेफरेंस दे रहे हैं तो बुक का कोई वो नहीं होता है, लिंक नहीं होता है बुक के अंदर। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अगर आपको पास बुक है और आपको बुक में से चैलेंज करना है तो आप उस बुक को डाउनलोड करिए, जो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी की बुक को डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर जो लिंक आ रहा होगा जब आप डाउनलोड करेंगे तो ऊपर लिंक होता है, उसको पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, भले ही आप बुक में से इसको रेफरेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका बुक का टाइटल, आपको यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए मैंने ये जो आंसर मिला है मुझे, इंडियन सोसाइटी जो सोशलॉजी
की क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक है उसका है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इंडियन सोसाइटी पहले लिखा है, ब्रैकेट में मैंने सोशियोलॉजी डाल दिया है और यहाँ पर अपना क्लास फिल कर दिया है। नेक्स्ट इसका ऑथर नेम, तो आपको पता होगा एनसीईआरटी की बुक्स का कोई पर्टिकुलर ऑथर नेम नहीं गिवन होता, एडिटर्स नेम और बहुत सारी चीज़ें तो गिवन होती हैं, बट इसमें आई डोंट थिंक कि यहाँ पर ऑथर नेम बुक्स के अंदर प्रॉपरली गिवन है। अगर आप जिस भी बुक से चैलेंज कर रहे हैं उसमें ऑथर नेम है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप एनसीईआरटी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसमें एडिशन पूछा है, मतलब जो भी बुक आपने जिस बुक का रेफरेंस दिया है वो किस एडिशन की है। एडिशन मतलब होता है लास्टली किस ईयर में उसको एडिट करा गया है या पब्लिश करा गया है। तो दिसंबर 2018 को ये PDF ये जो मैंने एडिशन वाला जो है आप देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपका पूरा, मैंने फ्रंट पेज निकाल दिया है बुक का। एनसीईआरटी की ये आपकी बुक है, PDF की थी स्पेशली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट एडिशन इसका 2007 में पब्लिश हुआ था और लास्टली यहाँ पर जब मैंने इसमें देखा तो एडिशन के अंदर दिसंबर 2018 था। तो आपको अपनी बुक का भी एडिशन यहीं से चेक करना है। और जो मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ आप ही देख सकते हैं कहीं पर भी जो आपका राइटर है उसका या ऑथर का नेम नहीं गिवन होता एनसीईआरटी में। आपके यही सब गिवन होते हैं कि कौन सा पब्लिकेशन है या फिर कहाँ पर किस डिवीज़न में इसको पब्लिश करा गया है, हेड कौन है, चीफ एडिटर, ये सब दिए होते हैं। तो आई डोंट थिंक इनमें से किसी का भी नेम वहाँ पर डाला जाएगा। दैट्स वाई मैंने वहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी ही लिखा है और ये मैंने कंफर्म भी करा है। तो आप यहाँ पर एनसीईआरटी ही डाल सकते हैं। आगे चलते हैं आप। आई होप आपको एडिशन वाला ये टॉपिक समझ आ गया होगा ना। लास्टली रेफरेंस पेजेस या काउंट्स यहाँ पर लिखा गया है, मतलब कौन जो भी आप आंसर चैलेंज कर रहे हैं और आपका जो आंसर है वो बुक के कौन से पेज नंबर पर आ रहा है। तो ये मैंने यहाँ पर 49 और 60 डाला है। ये मैंने क्यों डाला है, क्योंकि देखिए अगर आपकी क्लास 12 की जो आयोग है वो CBSE की बुक डाउनलोड करेगा तो ये 49 पेज नंबर पर आ रहा है, और अगर यूपी बोर्ड की बुक में वो देखता है तो ये पेज नंबर 60 पर आ रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों पेजेस का रेफरेंस दिया है। इसके अलावा अगर आपने किसी एक बुक को रेफरेंस देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए अब सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट हो जाती है ये डिटेल्स, जो कि आपको रीज़न देना है। यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें लिखनी चाहिए ये मैं आपको थोड़ा जूम करके अलग पेज में दिखा देती हूँ। आपको इसमें वही लिखना है जो मैं अब आपको शो कर रही हूँ। सो देखिए गाइस, आपको यहाँ लिखना है द गिवन आंसर, यानी कि जो भी आपका आंसर आयोग ने दिया है आपको लिखना होगा कि जो आपका आंसर दिया गया है वो रॉन्ग है। इस तरीके से फर्स्ट लाइन आप डालेंगे द गिवन आंसर D, या फिर जो भी आपको लगता है जो आयोग ने आंसर दिया है। यहाँ पर मैं जॉइंट फैमिली वाले क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर रही हूँ तो मैंने उसी की डिटेल्स यहाँ पर डाली है। बट आपको जो भी आंसर आपको चैलेंज करना है लैंग्वेज वही रहेगी, बाकी आपके चैप्टर नंबर और ये पेज नंबर वगैरह सब चेंज हो जाएंगे, बट आपको इसी तरीके से फॉर्मेट में रखना है। तो यहाँ से सबसे पहले आंसर गिवन जो आयोग ने आंसर दिया है वो मैंने लिखा है कि ये रॉन्ग है जो आपने दिया है। जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो A होना चाहिए, यानी कि कौन सा A आंसर है, एक्सटेंडेड फैमिली। इसके बाद आपको डालना है मेनली रीज़न। इस तरह से हेडिंग डालिएगा आप, और रीज़न में आप एक या दो से ज़्यादा रीजंस दे सकते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप किसी बुक के साथ साथ आपका जो सही आंसर है वो किसी मान लीजिए 2 सोर्सेज में है, यानी कि बुक में भी वही है जो आप आंसर देना चाह रहे हैं और किसी वेबसाइट पर भी वही आंसर दिया गया है जो आपका बुक में है, तो आप वो लिंक वाला सेक्शन था उसमें आप 2 लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं और इसके अंदर वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ही रीज़न दिया है, आप एक रीज़न कंप्लीट करने के बाद नंबर 2 डालिए, उसमें दूसरा रीज़न दे सकते हैं कि मैंने बुक में देखा है तो बुक का डाला हुआ है। सेकंड वाला आप वेबसाइट का लिख सकते हैं कि हमने इस वेबसाइट पर देखा कि इस पर भी यही आंसर गिवन है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप फिल कर सकते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा भी रीजन आप इसमें दे सकते हैं। यहाँ पर एक रीज़न मैंने पहला क्या दिया है, यही दिया है कि अकॉर्डिंग टू क्लास 12 एनसीईआरटी सोशल, यानी कि पूरी डिटेल्स बुक की ऐसे बिल्कुल ऐसी डिटेल्स दीजिए कि उन्हें सोचने का टाइम ही ना ले कमीशन को। तो यहाँ पर मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्लास 12 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी बुक इंडियन सोसाइटी, बुक का नेम है, चैप्टर नंबर है 3 का, और चैप्टर का नेम है पूरा सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर पेज नंबर लिखा है कि पेज नंबर 49 पर आ रहा है। हेडिंग नंबर मैंने लिखी है 3.3 न्यूक्लियर एंड एक्सटेंडेड फैमिली। इस पेज को भी मैं आपको शो कर दूंगी, अभी चलिए पहले यही दिखा देती हूँ पूरा। उसके बाद और या फिर मैंने करके डाला, तो क्योंकि ये CBSE बुक का था, लेकिन आपकी यूपी बोर्ड के अंदर भी सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र बुक होती है, उसमें भी सेम ही रहता है, बस हिंदी की ट्रांसलेशन है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर लिख दिया। और क्लास 12 एनसीईआरटी की समाजशास्त्र यूपी बोर्ड की बुक है, पार्ट 3 ही रहेगा लेकिन पेज चेंज हो गया है, पेज 60। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर यूपी बोर्ड यानी कि हिंदी मीडियम वाली बुक का भी रेफरेंस दे दिया है। अब उसके बाद मैंने क्या करा है, जो बुक के अंदर आंसर था ना, जो मुझे प्रूफ करना है, यानी कि आप लोगों को प्रूफ करना है कि हमारा ये आंसर सही है, मैंने PDF में से कॉपी पेस्ट करा है। आप
आपको अगर बुक में से रेफरेंस दे रहा तो आपको गाइस टाइप करना पड़ेगा। मैंने ये कॉपी पेस्ट करा है, वेब PDF में से कॉपी करा पूरा पैराग्राफ जो दिया गया था और यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया है। इसके बाद जो आपका पर्टिकुलर लाइन है ना गाइस, जैसे मान लीजिए एक्सटेंडेड फैमिली आंसर करना था ना, तो जहाँ पर इसकी करेक्ट वाली बात सही हो रही है मैंने उसको हल्का सा बोल्ड आप करके लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन करके दिखाया, पर आपको अंडरलाइन नहीं करना है, आप चाहे तो बोल्ड वर्ड्स के अंदर उनको आंसर कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर गाइस एक्सटेंडेड और जॉइंट फैमिली दोनों क्यों होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं इसको समझा भी देती हूँ, चलो इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा है एक एक्सटेंडेड फैमिली जिसको कॉमनली कहा जाता है जॉइंट फैमिली। जॉइंट को एक्सटेंडेड नहीं कहा जाता, एक्सटेंडेड फैमिली को जॉइंट कहा जाता है। ये NCERT की बुक में है, इसलिए एक्सटेंडेड और जॉइंट दोनों इसका आंसर सही होने चाहिए। उसके बाद लिखा है बट हैज़ मोर देन वन कपल। जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है इसमें मोर देन एक से ज़्यादा कपल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि आपके क्वेश्चन के अंदर भी लिखा था 3 कपल्स, तो यहाँ पर भी ये लिखा है कि मोर देन 1 कपल। इसका मतलब 2 या 3 कपल्स हो सकते हैं, या फिर 2 अलग अलग जनरेशन से हो सकते हैं। अब 2 अलग अलग जनरेशन मतलब 2 अलग जनरेशन के लोग होंगे तो नॉर्मल सी बात है उनके अंदर ब्लड रिलेशंस हमें देखने के लिए मिलेंगे। और सेट ऑफ ब्रदर्स विद देयर इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल मतलब न्यूक्लियर फैमिली। आंसर बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एल्डरली कपल विद देयर सन्स ग्रैंडसन्स, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई हैं जिनका सिंपली मतलब ये है कि वो ब्लड रिलेशंस के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मेन लाइन थी, जो अगर जॉइंट फैमिली को आपको अपोज करना है तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, द टर्म जॉइंट फैमिली इटसेल्फ नॉट अ नेटिव कैटेगरी। यानी कि जॉइंट फैमिली जो ऐसा इस तरह का वर्ड है वो किसी नेटिव कैटेगरी का है ही नहीं। और जो एक्सप्रेशन है यानी कि जो ये वर्ड है जॉइंट फैमिली इज नॉट द ट्रांसलेशन ऑफ एनी इंडियन वर्ड लाइक दैट। कोई भी हिंदी भाषा के अंदर, भारतीय भाषा के अंदर ये जॉइंट फैमिली जैसे वर्ड की ट्रांसलेशंस तक नहीं है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है नोट करना कि जॉइंट फैमिली जो है ये इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ तो बहुत ज़्यादा करा जाता है, बट ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन है इंग्लिश वर्ड की जिसको हम जॉइंट फैमिली कह देते हैं। इसका मतलब एक्सटेंडेड फैमिली को ही सिर्फ एक ट्रांसलेशंस के यूज़ में जॉइंट फैमिली कहा जा रहा है, इनमें मेजर डिफरेंसेस नहीं होते हैं। तो लास्ट में अब ये मैंने पूरा पैराग्राफ यहाँ पर पेस्ट कर दिया था, यहाँ तक कि आपका पैराग्राफ था बुक का। इसके बाद में लास्ट में आप ये भी डाल सकते हैं, ये आप कैपिटल लेटर्स में जैसे मैंने यहाँ लिखा है सेम ऐसे डाल दीजिएगा ताकि आयोग का इस पे आंसर पे ध्यान जाए कि आपको क्या लिखना है लास्टली। सो दिस पैराग्राफ क्लियर्स दैट करेक्ट आंसर शुड बी ए एक्सटेंडेड फैमिली। यानी कि जो हमारा आंसर हमें प्रूफ करना है हम लिख देंगे कि हाँ तो आंसर अब ये होना चाहिए। सो गाइज ये था पूरा फॉर्मेट। आई होप बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने के लिए, तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर इसी तरीके से आपको अपने आंसर को चैलेंज करना है। आपको ये सारी डिटेल्स, मान लीजिए कोई और क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी डिटेल्स आप सेम ऐसे ही फिल करिएगा। चैप्टर नंबर और आपका चैप्टर का नेम, पेज नंबर, हेडिंग नंबर हो तो हेडिंग नंबर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप करा जा सकता है। मैंने हेडिंग नंबर कहाँ से डाली है देखिए, मैं चलिए ये भी आपको दिखा देती हूँ। सो गाइज़ ये देख सकते हैं PDF से ये मैंने पेज लिया है, तो यहाँ पर ये रही आपकी हेडिंग न्यूक्लियर एंड एक्सटेंडेड फैमिली। यहाँ पर फिलहाल हेडिंग नहीं लिखी है क्योंकि ये PDF है, अदरवाइज जो बुक के अंदर है पेज जो मैंने लिया था बुक के अंदर इसमें सिंपली लिखा हुआ है 3.3 न्यूक्लियर एंड एक्सटेंडेड फैमिली। तो मैंने ये हेडिंग नंबर डाल दिया था और यहाँ पर पेज नंबर तो डाला ही है और हेडिंग भी मैंने पूरा नेम लिख दिया है, तो इसलिए इसको समझना ईजी हो जाएगा। और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर लिख दिया है। सो गाइज़ आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको कैसे चैलेंज करना है। वीडियो थोड़ी सी लेट आई, देखिए आप लोगों के कमेंट से मुझे इस टाइम पर आए कि मैम अब बता दीजिए हमसे नहीं हो पा रहा है चैलेंज। तो गाइज जिन्होंने चैलेंज कर दिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा है आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना चैलेंज करेंगे तो उसका आंसर सही होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि कम चैलेंजेस जाएँ और आयोग उसका आंसर चेंज ही ना करे। सो गाइज ये थी आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट अपडेट, आई होप हेल्पफुल रही होगी। कोई और क्वेश्चन रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और जब तक आपका ये मुख्य सेविका से रिलेटेड डिटेल्स या अपडेट्स आती रहेंगी तो मैं आपको चैनल पर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में देती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप टाइम टू टाइम सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पा सकें। तो मिलती हूँ ऐसी इंपॉर्टेंट नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।